हाँ जी, चलिए, तो अपन पढ़ रहे थे अभी आई के बारे में। आई के बारे में अपन ने आई के स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पर अपन ने रेटिना के बारे में पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। रेटिना में अपन ने कहा था कि रेटिना में जो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, वो पिगमेंटेड लेयर थी, उसके नीचे क्या थी, फोटो रिसेप्टर सेल्स। ध्यान आ रही है, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स। या जिनको हमने क्या बोला, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, ठीक है ना। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स या प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की हम बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए, फोटो रिसेप्टर सेल जो होती हैं वो दो तरह की सेल्स हमने पढ़ी। एक तो अपन ने पढ़ा कौन सा, बोलो, एक तो हमने पढ़ा रॉड्स, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, शलाका। दूसरा हमने पढ़ा कोन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंकु, ठीक है ना। तो ये दो तरह की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, फोटो रिसेप्टर सेल्स पढ़ी अपन ने, ठीक है। रॉड्स और कोन्स के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, रॉड्स जो होती हैं वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, पतली सी होती हैं, लंबी सी होती हैं, ये रॉड्स हैं, ये हैं, ठीक है। तो जो रॉड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पतली होती हैं, और तुलनात्मक रूप से कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। जबकि बात करें कोन्स के बारे में, जो कोन्स होते हैं, जो शंकु होते हैं, वो थोड़े छोटे होते हैं, लंबाई कम होती है और मोटे होते हैं। तो ये जो होते हैं छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये कोन्स। तो रॉड्स और कोन्स के बारे में, शलाका और शंकु हो गए, ठीक है। अब रॉड्स जो होती है वो डिम लाइट विजन, मंद प्रकाश, इसमें देखने में सहायता करती है। जबकि जो होगी ये तीव्र प्रकाश, ब्राइट लाइट जो होती है, तीव्र प्रकाश जो होगा, उसमें जो हेल्प करेगी वो कौन करेगी, कौन करेगी भाई। जो रॉड्स होती हैं, रॉड्स बेसिकली विभेदन करती हैं डार्क एंड लाइट। मतलब एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि डार्क एंड लाइट, इसके बीच में जो विभेदन करती है, जो डिफरेंशिएशन करती है, वो रॉड्स होती हैं। और ये विभेदन करती हैं कलर के मध्य, रंगों के मध्य। विभेदन किसका करती है, रंग का। कि जो अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं वो किसके कारण से दिखाई देते हैं, वो हमें जो है वो कोन्स के कारण दिखाई देते हैं, जो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो रॉड्स होती हैं, यहाँ पर हम बात करें रॉड्स के बारे में, तो जो रॉड्स होती हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाती है, ठीक है ना। ब्लैक एंड व्हाइट प्रतिबिंब बनाती है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज वो अपन देखते थे ना, जैसे पहले टीवी आती थी पुराने जमाने में, अगर आपने कभी देखी हो तो, या फिर मान लो ब्लैक एंड व्हाइट कोई पिक्चर देख रहे हो या ब्लैक एंड व्हाइट कोई फोटो देख रहे हो, उस तरह का अगर देख रहे हो तो वो रॉड्स उसी तरह की इमेज बनाती है एक्चुअली। और जो कोन होती हैं, ये जो कोन्स होती हैं, ये कलर्ड इमेज, कलर्ड प्रतिबिंब जो होता है, कलर्ड इमेज जो होती है, वो कलर्ड इमेज कौन बनाती है, वो कलर्ड इमेज जो है वो कौन बनाती है, ठीक है। तो रॉड जो होंगी वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाएंगी, कलर्ड इमेज कौन बनाता है, कलर्ड इमेज कौन बनाती है। पिगमेंट की बात करें, कौन सा वर्णक होता है भाई इसमें, भाई इसमें तो होता है रोडोप्सिन। कौन सा होगा, रोडोप्सिन, जिसको हम विजुअल पर्पल भी कहते हैं, ठीक है ना। यही रोडोप्सिन, या इसका दूसरा नाम जो है हम इसको स्कोटोप्सिन भी कहते हैं, ठीक है। जबकि जो वर्णक या पिगमेंट जो कोन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन, विजुअल वायलेट कहते हैं इसको, आयोडोप्सिन या विजुअल वायलेट कहते हैं, या इसी को हम फोटोप्सिन कहते हैं। फोटोप्सिन क्या होता है, फोटोप्सिन, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है रॉड्स और कोन्स के बीच में कुछ डिफरेंस है। अच्छा, कोन्स हमने कहा, जो कोन्स होती हैं इनकी रॉड्स की जो संख्या होती है, जो नंबर्स होती हैं, वो 11 से 12 करोड़ होती है करीब।
और जबकि कौन जो होती है वो बहुत कम होती है, 0.6 करोड़ के आसपास जो हैं वो कॉन्स मिलेंगी आपको। अच्छा, कौन्स हमने कहा कलर इमेज बनाती हैं, तो कलर इमेज बनाने के कारण ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं। 3 जो मुख्य रंग होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं, भी 3 ही तो होते हैं प्राथमिक रंग। कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। और जितने भी कलर बनते हैं, जो भी 70,000 प्लस कलर बनते हैं, वो इन्हीं तीनों रंग के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयोडोप्सिन मतलब जो कॉन्स होती हैं, हम जो कॉन्स की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है एरिथ्रोलैब। एरिथ्रोलैब जो है वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोलैब, क्लोरोलैब जो है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साइनोलैब, साइनोलैब जो है वो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कॉन्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब एंड साइनोलैब। तो ये 3 टाइप की कॉन्स मिलती हैं और इन्हीं तीनों कॉन्स के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं तीनों रंग के कॉम्बिनेशन से हमें सारे कलर दिखाई देते हैं। अगर हम इन तीनों कॉन को बराबर मात्रा में सक्रिय कर दें, एक्टिवेट कर दें, उत्तेजित कर दें, तो हमें वाइट कलर दिखेगा। अगर हम तीनों प्रकार के कोण बराबर मात्रा में उत्तेजित करें तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा, फिर हमें दिखाई देगा वाइट कलर। ठीक है, अगर हम तीनों प्रकार के कोण को बराबर मात्रा में उत्तेजित कर दें तो हमें जो है वो वाइट कलर दिखाई देता है। ठीक है, और बाकी जो है अलग अलग तरह के कोन्स होते हैं, जितनी मात्रा में जो स्टिमुलेट होता है, सक्रिय होता है, उत्तेजित होता है, उसके हिसाब से अलग अलग कलर हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात तो हो गई पीआरसी की। पीआरसी मतलब फोटो रिसेप्टर सेल या प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की। अब देखिए होता क्या है, रॉड्स और कॉन्स हमने ये तो पढ़ लिया कि चलो रॉड्स जो होगी वो ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाएगी, कॉन्स जो होगी वो कलर्ड इमेज बनाएगी। ये वाली बात तो साफ है, ये वाली बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो डिम लाइट की अगर अपन बात करें, लाइट डिम है, डिम लाइट या मंद प्रकाश की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिम लाइट में क्या होता है और ब्राइट लाइट में क्या होता है वो अपन बात करें तो देखिए डिम लाइट में तो भाई रॉड एक्टिवेट होंगी, तो रॉड का पिगमेंट कौन सा है? रोडोप्सिन। रॉड का पिगमेंट कौन सा? रोडोप्सिन। ये टूटेगा, किस में टूटेगा? ऑप्सिन प्लस रेटिनल। ऑप्सिन जो होता है इसको हम कहते हैं स्कोटॉप्सिन, स्कोटॉप्सिन। और रेटिनल जो होता है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड विटामिन ए का व्युत्पन्न है। ठीक है, जो रेटिनल होता है ये एल्डिहाइड है, विटामिन ए का व्युत्पन्न है। तो ये टूटता है, डिम लाइट में क्या होगा? टूटता है। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये डिम लाइट है तो ये टूटा, और जब डार्क में ये बनेगा, ड्यूरिंग डार्क, अंधेरे में। भाई यहां पर ध्यान रखना, हम डिम लाइट मंद प्रकाश की बात कर रहे थे, डिम लाइट में ये टूटा, और जब कंप्लीट अंधेरा हुआ, कंप्लीट अंधेरा कब हुआ भाई? कंप्लीट अंधेरा जो हम पलक झपकाते हैं ना, तो बीच बीच में कंप्लीट अंधेरा होता जाता है ना, जो हम पलक झपकाते हैं, ब्लिंक करते हैं, तो कंप्लीट अंधेरा होता है कुछ सेकंड के लिए, मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो अंधेरा होता है बीच बीच में, उसी समय क्या होता है? उसी समय ये बन भी रहा होता है। तो ड्यूरिंग डार्क, ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जब हम पलक झपकाते हैं उस समय क्या होता है? ये बनता है। इसी तरह से कौन का जो पिगमेंट होता है, कौन में कौन सा पिगमेंट होता है भाई? कौन में जो होता है आयोडोप्सिन होता है। तो आयोडोप्सिन जो होता है वो ब्राइट लाइट में टूटेगा। आपको पता है ये केवल ब्राइट लाइट में इमेज बनाएगी, तीव्र प्रकाश में। तो आयोडोप्सिन जब ब्राइट लाइट होगी तो आयोडोप्सिन टूटेगा। आयोडोप्सिन भी किस में टूटेगा? ऑप्सिन प्लस रेटिनल से मिलकर बनता है ये भी। अगेन रेटिनल एल्डिहाइड है, और ये जो ऑप्सिन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फोटोप्सिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोटोप्सिन कहते हैं। तो टूटेगा, और जब ड्यूरिंग डार्क
ड्यूरिंग डार्क, डार्क में मतलब वही ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जब हम पलक झपकाएंगे तब ये बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए दोनों ही तरह के पिगमेंट, चाहे वो रोडोप्सिन हो चाहे वो आयोडोप्सिन हो, मतलब चाहे वो रॉड का हो चाहे वो कोन का हो, दोनों ही तरह के जो पिगमेंट होते हैं वो पिगमेंट डार्क में बनते हैं। ठीक है, टूटते कब है? एक डिम लाइट में टूटता है, एक ब्राइट लाइट में टूटता है। बनते कब है? दोनों कब बनते हैं? दोनों डार्क में बनते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डार्क में और लाइट में क्या होता है। ठीक है, एक बात तो समझ गए कि होता क्या है। कहने का मतलब ये कि डार्क में हमको कुछ नहीं दिखता अंधेरे में। डार्क का मतलब मंद प्रकाश नहीं है, ध्यान रखना, डिम लाइट नहीं है। डार्क का मतलब डार्क, जब हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है वो वाली कंडीशन डार्क है। ठीक है ना, तो मतलब अंधेरे में। ठीक है, डार्क का मतलब अंधेरे की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, अंधेरे की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि मंद प्रकाश में जो हमको दिखाई देगा, अंधेरे में क्या होगा, जब हमको कुछ दिखाई नहीं देता ना, क्यों नहीं दिखाई देता, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर ये होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। इनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है ग्लूटामेट। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? ग्लूटामेट होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसमें जो है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलते हैं, ओपन होते हैं। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं। अगर आपने आवेगों का संवहन पढ़ा है तब आपको ये बात समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। जाके आवेगों का संवहन फिर से पढ़ो। यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम VGC ओपन हुए, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, और जब हम कंडक्शन ऑफ इम्पल्स पढ़ते हैं तो तब हम पढ़ते हैं कि सोडियम VGC अगर ओपन होते हैं तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। मतलब सोडियम VGC ओपन हुए तो सोडियम बाहर से कहाँ गया? बोलो, सोडियम बाहर से कहाँ गया? सोडियम बाहर से अंदर आया। आया कि नहीं आया? ठीक है, सोडियम बाहर से अंदर आया तो अंदर सोडियम अंदर की ओर आता है। सोडियम जब अंदर की ओर आता है, ध्यान दीजिए, जब सोडियम अंदर की ओर आता है तो अंदर जो है वो डीपोलराइजेशन होता है, विध्रुवण जिसको हम कहते हैं। PRC का क्या हुआ? विध्रुवण हुआ। ठीक है, और जब इसमें डीपोलराइजेशन हुआ तो क्या रिलीज होता है? यहाँ पर ग्लूटामेट निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूटामेट निकलता है। ठीक है, ग्लूटामेट जो कि यहाँ पर इनहिबिटरी या संदमक का काम करता है। तो ये ग्लूटामेट क्या करता है भाई, इसके पीछे क्या होंगे? बाइपोलर न्यूरॉन होंगे ना। फोटो रिसेप्टर सेल के पीछे हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन या द्विध्रुवीय तंत्रिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। तो ग्लूटामेट निकला। ग्लूटामेट क्या करता है, जो बाइपोलर सेल्स हैं, बाइपोलर सेल्स में IPSP मतलब इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न कर दिया, क्या डेवलप कर दिया? इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल मतलब साइनेप्स के बाद, ये जो साइनेप्स बना इसके बाद वाली कोशिका में, मतलब बाइपोलर सेल में क्या हो गया? संदमक। इनहिबिटरी मतलब संदमक का रिएक्शन हो गया। तो अब आवेगों का संवहन क्या हो गया? रुक गया। तो यहाँ पे जो संवहन, जो कंडक्शन होना था वो क्या हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पर जो कंडक्शन था वो क्या हो गया? वो कंडक्शन स्टॉप हो गया, रुक गया।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अंधेरे में अगर क्या होता है तो कहते हैं कि हम अंधेरे में हमें को कुछ दिखाई नहीं देता भाई। क्यों दिखाई नहीं देता? क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वहाँ आवेगों का संवहन होता ही नहीं, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता ही नहीं, तो ब्रेन तक पहुँचेगा ही कैसे? और क्यों नहीं होता वो मैंने आपको बताया कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, उनके सोडियम वीजीसी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं, जिसकी वजह से जो है इसका डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन होगा तो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो निकलेगा। कौन सा निकलेगा? ग्लूटामेट। और ग्लूटामेट किस तरह से काम करता है? संवहन का काम करता है, मतलब आगे वाले न्यूरॉन में जो कंडक्शन होना है उस आगे वाले न्यूरॉन के कंडक्शन को क्या करेगा? रोक देगा। तो इस कारण से हमें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अब अगर बात करें लाइट में क्या होता है, ठीक है, ड्यूरिंग लाइट। लाइट में क्या होगा? लाइट कोई सी भी हो सकती है। लाइट हो सकता है डिम लाइट हो, लाइट हो सकता है ब्राइट लाइट हो, कोई ना कोई लाइट तो होगी। तो लाइट में क्या होगा हम उसकी बात करते हैं। लाइट में क्या होगा अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए लाइट में क्या होगा, पहली बात तो सोडियम वीजीसी जो खुले थे वोल्टेज गेटेड चैनल वो बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। सोडियम वीजीसी बंद हो जाएंगे तो सोडियम इन्फ्लक्स जो था, सोडियम अंदर की तरफ जो आ रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। सोडियम का जो इन्फ्लक्स था, जो सोडियम अंदर की तरफ आ रहा था, वो इन्फ्लक्स क्या हो गया? वो इन्फ्लक्स बंद हो गया। सोडियम इन्फ्लक्स बंद हुआ तो क्या हुआ? सोडियम इन्फ्लक्स बंद हुआ ना। तो अब क्या हुआ? ये जो पीआरसी होती है, फोटो रिसेप्टर सेल, पीआरसी हाइपर पोलराइज हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है? हाइपर पोलराइजेशन या अति ध्रुवण हो जाता है। ठीक है, इसमें अति ध्रुवण या हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की वजह से सोडियम बहुत अधिक बाहर निकल जाता है, और सोडियम बहुत अधिक बाहर निकल गया तो यहाँ पर -70 से भी कम हो गया। यहाँ पर -70 से भी कम हो गया, मतलब क्या हो गया? हाइपर पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, अब हाइपर पोलराइजेशन हुआ, उसकी वजह से जो आगे वाली सेल को रोकने वाला था, भाई पहले तो ग्लूटामेट निकल रहा था, अब जो ग्लूटामेट जो निकल रहा है, अब ग्लूटामेट जो निकलता था वो रुक गया। ग्लूटामेट जो निकलता था वो क्या हो गया? रुक गया। तो आगे वाली सेल में ग्लूटामेट ने इम्पल्स को पकड़ के रखा था कि वो आवेगों का संवहन या इम्पल्स का कंडक्शन ना होने पाए। ये पकड़ के किसने रखा था? ग्लूटामेट ने। अब क्या हुआ कि ग्लूटामेट तो रुक गया। अब ग्लूटामेट रुक गया ना भाई, तो अब होगा क्या? यहाँ पर ग्लूटामेट रुक गए तो अब आगे वाले जो पकड़ के रखने वाला था आगे की तरफ, जिसने रोक के रखा था कंडक्शन को, वो कंडक्शन होने लगेगा। मतलब हम ये कहते हैं कि बाइपोलर सेल्स जो होती हैं, बाइपोलर सेल्स में नया विभव उत्पन्न होगा, नया पोटेंशियल जनरेट होगा। सक्रिय विभव नहीं है लेकिन नया पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसका वोल्टेज चेंज हुआ ना, इसकी वजह से इसके पीछे क्या था? गैंग्लियोनेटेड सेल्स थी, गुच्छी कोशिकाएं हमने लिखा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स में, इसकी वजह से गैंग्लियोनिक सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। सक्रिय विभव उत्पन्न हुआ और वही एक्शन पोटेंशियल आगे गया। इसलिए हमको लाइट, चाहे वो डिम हो चाहे वो ब्राइट हो, मतलब या तो वो मंद प्रकाश हो या वो तीव्र प्रकाश हो, हमको लाइट में दिखाई देता है। वो बात अलग है कि जब मंद प्रकाश होता है तो हमको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है क्योंकि रॉड में ये काम चल रहा होता है। जब ब्राइट लाइट होती है, जब तीव्र प्रकाश होता है तो हमको कलर्ड दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उस समय कोन्स में ये काम चल रहा होता है। लेकिन लाइट जो होती है तब हमको दिखाई देगा, और डार्क में, अंधेरे में क्या होगा? ये प्रक्रिया चल रही होती है जिसके कारण से हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, बात समझ में आ गई?
प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में। मैकेनिज्म या इसकी क्रिया होगी, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि होता क्या क्या है। अब उसको हम एक जगह पर लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है तो वहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो जो भी चीज़ हमको देखनी है वस्तु, उस वस्तु से प्रकाश का क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ। मतलब उस वस्तु से प्रकाश टकरा के आंखों में आया। आंखों में आया तो सबसे पहले कहाँ गया भाई, आंखों में आया। अगर यहाँ पर बात करें अपन ना, तो आप देख सकते हो जो अपन ने आइस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, एक बार फिर से यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी। सबसे पहले ये कॉर्निया, ये कॉर्निया पे आया, कॉर्निया से फिर कहाँ आया, कॉर्निया से फिर लेंस में आया, ठीक है ना। लेंस से फिर कहाँ गया, रेटिना की लेयर होती है, आपको पता है कौन कौन सी लेयर्स होती है, जरा बताना। ऊपर की तरफ पीआरसी होगी सबसे पहले, फोटो रिसेप्टर सेल। उसके नीचे की तरफ क्या होगी, बाइपोलर सेल्स। और इसके नीचे की तरफ क्या होगी, गैंग्लियोनिक सेल्स। तो सबसे पहले जो लाइट गई, लाइट तो इस डायरेक्शन में गई, मतलब लाइट किस डायरेक्शन में गई, गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर सेल। लेकिन सबसे पहले जो स्टिमुलेट हुई, जो उत्तेजित हुई, वो कौन सी हुई, फोटो रिसेप्टर सेल्स हुई। उसके बाद बाइपोलर सेल्स हुई, उसके बाद गैंग्लियोनिक सेल्स हुई, ठीक है। मतलब लाइट की डायरेक्शन और इम्पल्स की डायरेक्शन, आवेग की डायरेक्शन अपोजिट थी। भाई लाइट तो ऐसे ही जाएगी ना, अंदर से यहीं से तो जाएगी, लाइट यहाँ से थोड़ी आ जाएगी सीधे, ऊपर तो इसके ले रहा है, ठीक है ना। तो लाइट की डायरेक्शन तो ये होगी, लेकिन इंपल्स कहां से आएगा, वो फोटो रिसेप्टर सेल से आएगा। मतलब यहां पर जैसे ही जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वहां पर, तो कॉर्निया और लेंस ने इसका क्या किया, अपवर्तन किया, रिफ्रैक्शन किया, ठीक है। कॉर्निया 70% के आसपास करती है रिफ्रैक्शन, लेंस जो होता है वो 25% के आसपास इसको अपवर्तन करता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो लाइट को क्या किया, मोड़ दिया, अपवर्तन किया, जिससे कि वो कहाँ पर फोकस हो सके, रेटिना पर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो लाइट आई थी वो रेटिना पर, लाइट आई थी जो कहां पर फोकस हो गई, वो लाइट रेटिना पर फोकस हुई, ठीक है। रेटिना पर फोकस हुई तो सबसे पहले इंपल्स जो जनरेट हुआ वो पीआरसी में हुआ। जो फोटो रिसेप्टर सेल थी, रॉड्स और कोन्स, ये एक्टिवेट हुई, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल्स एक्टिवेट हुई, फोटो रिसेप्टर सेल्स एक्टिवेट हुई, उनकी जो पिगमेंट है वो टूटे, ठीक है। जो फोटो पिगमेंट होते हैं प्रकाश वर्णक, वो ऑप्सिन प्लस रेटिनल में टूटे। ऑप्सिन प्लस रेटिनल में टूटे तो उससे क्या होता है कि जो ऑप्सिन का, जो ऑप्सिन होती है, ऑप्सिन में क्या होता है, ऑप्सिन में कॉन्फिगरेशनल चेंज होता है। क्या होता है, ऑप्सिन की अगर बात करें तो ऑप्सिन में क्या होता है, कॉन्फिगरेशनल चेंज होगा। मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो चेंज हो जाएगा, उसकी जो संरचना होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो परिवर्तित होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ऑप्शन में कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हुआ या संरचनात्मक परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर आया, फोटो रिसेप्टर सेल्स की हम बात कर रहे हैं,
फोटो रिसेप्टर सेल का जो पोटेंशियल था, जो विभव था, वो चेंज हुआ, ठीक है ना। और इस पीआरसी की वजह से आपको पता है इसके पीछे बाइपोलर सेल्स थी, हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बाइपोलर सेल्स थी इसमें नया पोटेंशियल डेवलप हुआ, नया विभव, नया पोटेंशियल डेवलप हुआ, और उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ। किसमें, जो सक्रिय विभव था वो सबसे पहले किसमें डेवलप होगा, गैंग्लियोनिक सेल्स में। एक्शन पोटेंशियल किसमें डेवलप हुआ, इसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो गैंग्लियोनिक सेल्स में डेवलप हुआ है, गुच्छ की कोशिकाएं जिनको कहते हैं। और इनके एक्सॉन ही जो होते हैं वो ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, हम पढ़ चुके हैं। इनके एक्सॉन ही क्या बनाएंगे, ऑप्टिक नर्व। तो ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है कहाँ चला गया, ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में। ये इम्पल्स कहाँ गया, ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में, जहाँ पर विजुअल सेंटर होता है। ये सेरेब्रम में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और पूर्व स्मृति व अनुभव के आधार पर प्रतिबिंब का विश्लेषण किया जाता है या प्रतिबिंब को पहचाना जाता है। तो इस तरीके से पूरी ये मैकेनिज्म चलती है विजन की, ठीक है। बात समझ में आई, मतलब विजन में जो भी चीज हम देख रहे हैं वहां से लाइट टकरा के आई, लाइट टकरा के आई कॉर्निया, कॉर्निया से लेंस, इन्होंने क्या किया, रिफ्रैक्शन किया, अपवर्तन किया, और सीधे किस पर फोकस कर दिया, रेटिना पर। रेटिना पे लाइट तो गई इस डायरेक्शन में, लेकिन सबसे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ वो किस में हुआ, पीआरसी में, फोटो रिसेप्टर सेल्स में, प्रकाश संवेदी कोशिकाओं में, रॉड्स भी हो सकते हैं, कोन्स भी हो सकती हैं, उनमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस आया। क्यों आया, क्योंकि उनके पिगमेंट, उनके वर्णक जो है वो टूटे, जिसकी वजह से नया पोटेंशियल उसके पीछे जो बाइपोलर सेल्स थी उसमें जनरेट हुआ, उसमें उत्पन्न हुआ, और उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल हो गया डेवलप। किसमें, गैंग्लियोनिक सेल्स में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ। और ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो ऑप्टिक नर्व की हेल्प से, ये जो एक्शन पोटेंशियल था वो ऑप्टिक नर्व की हेल्प से कहाँ चला गया, ऑक्सीपिटल लोब में चला गया। और ऑक्सीपिटल लोब में जाने के बाद जो मेमोरी थी उसके बेसिस पर, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे, मेमोरी थी, उसके आधार पर क्या किया गया, उसका विश्लेषण किया गया, उसको एनालाइज किया गया, ठीक है। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ विजन। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं एकोमोडेशन के बारे में। एकोमोडेशन, ये जिसको हम कहते हैं सामंजन, सामंजन या एकोमोडेशन। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं बेसिकली कि जो हमारी नियर विजन है, निकट दृष्टि है, और जो फार विजन है, दूर दृष्टि है, सभी जगह चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी हो, हमारा जो प्रतिबिंब होता है, हमारी जो इमेज होती है वो रेटिना पर ही बनती है। ऐसा क्यों, उसकी हम बात कर रहे हैं। वो जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है, वो रेटिना पर बनती है। तो ऐसा कैसे होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई पहले तो अपन ने बात करी नियर विजन की, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूँ आपको, निकट दृष्टि हो गया और जो हम दूर दृष्टि कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या होती है। निकट दृष्टि का मतलब क्या है, निकट दृष्टि मतलब 6 मीटर से कम और 6 मीटर से ज्यादा होगी तो हम उसको पूरा फार विजन या दूरदृष्टि में लेते हैं, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो हमारे सबसे निकट दृष्टि, जो सबसे निकटतम बिंदु है जिसका हम स्पष्ट प्रतिबिंब बनाते हैं, वो लगभग 25 सेंटीमीटर दूर होता है। कि 25 सेंटीमीटर के पास होगी तो प्रतिबिंब ही, इमेज ही क्लियर नहीं बनेगी। तो 25 सेंटीमीटर तो मिनिमम हो गया जो हमको क्लियर विजन दिखाएगा। और वहां से लेके 6 मीटर तक, वहां से लेके 6 मीटर तक क्या है, नियर विजन है। 25 सेंटीमीटर से 6 मीटर तक। और उसके बाद 6 मीटर के बाद दूसरा जो है इनफाइनाइट, अनंत तक। लाइक हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, हम चांद सूरज भी देखते ही हैं कितनी दूरी पे हैं। तो वो जो आ जाते हैं वो किस में आ जाते हैं, वो फार विजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो
अपन देखते हैं कि होता क्या है इनमें। तो चलिए पहले अपन बात करते हैं निकट दृष्टि या नियर विजन के बारे में कि नियर विजन में क्या क्या होता है भाई। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। देखो नियर विजन में इसके लिए अपन इस डायग्राम को फिर से थोड़ा सा समझते हैं। ये जो आई बॉल बनाई थी अपन ने, इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि अपन ने देखा था, आपने ये मैं इस तरीके से बना देता हूँ अभी एक रफली डायग्राम। ये लिगामेंट और ये लेंस, ठीक है ना। ये क्या है, सिलियरी मसल। ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये क्या है, लेंस, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, जब हम नियर विजन करते हैं तो सीलियरी मसल्स जो होते हैं, जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट के माध्यम से किससे जुड़े हैं, लेंस से जुड़े हैं। ये सीलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। तो देखिएगा सीलियरी मसल जो होते हैं, सीलियरी मसल का क्या होता है, सीलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो सीलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखिए इसको इस तरीके से, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन करेंगे मतलब पास पास आ जाएंगे, ठीक है। आपको इस व्यू से देखना है। कॉन्ट्रैक्शन करेंगे मतलब ये पास पास आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप सामने से देखोगे ना तो ये समझ में आएगा आपको। ये लेंस हो गया, मान लो ये सीलियरी मसल्स हो गए, ये क्या हो गया, लेंस हो गया, और ये लिगामेंट हो गए। ये कौन से लिगामेंट हो गए, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये आपको दिख रहे हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। तो अब सीलियरी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये जो लिगामेंट थे इन पर तनाव कम हो गया, लिगामेंट को हमने ढीला छोड़ दिया ना। अब समझ रहे हो, पास में आए मतलब, तो पास में आए तो इन लिगामेंट पे क्या हो गया, टेंशन कम हो गई, तनाव जो था सस्पेंसरी लिगामेंट पर वो क्या हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट पर जो टेंशन थी, जो तनाव था वो कम हो गया। और लेंस को जब हमने ढीला छोड़ा तो वो और मोटा हो गया। भाई अभी तो खींच के रखा हुआ है, उसको ढीला छोड़ो, तो ढीला छोड़ोगे तो रबर की तरह प्रत्यास्थ है ना, तो वो और मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंस जो है, लेंस की मोटाई क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब वक्रता जो थी लेंस की वो क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। हाँ, वक्रता त्रिज्या कम हो गई, या फिजिक्स में पढ़ते हो सब, वक्रता बढ़ गई लेकिन वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, वो कम हो गई, ठीक है। तो अब फोकस दूरी क्या हो, फोकस दूरी भी कम हो गई। फोकस दूरी कम हो गई मतलब लेंस की जो पावर थी, जो क्षमता थी, वो क्या हो गई, बढ़ गई। और क्षमता को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अब हमें यहाँ वाली जो वस्तु है, नियर विजन की बात कर रहे हैं, जिससे इस तरह से रेज आ रही हैं, उनको हमको कहाँ फोकस करना है, उनको हमको फोकस तो रेटिना पे ही करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि इसकी पावर या क्षमता बढ़ी हुई रहे, ठीक है। अगर कोई वस्तु दूर होती तो भाई उससे जो रेज आती, उससे जो किरणें आती, वो तो इस तरह से आती ना पैरेलल। तो इसको यहाँ पर समेटना तो आसान है, कम पावर से भी काम चलेगा। लेकिन पास वाली कोई चीज है, पास वाली चीज से जो रेस आ रही है वो तो फैली हुई आ रही है ना, लेकिन समेटना तो हमको वही है ना रेटिना पे, तभी तो इमेज बनेगी। रेटिना पे समेटेंगे नहीं तो इमेज ही नहीं बनेगी। तो दूर वाली को समेटने के लिए, ठीक है, जो पावर लगता है, पास वाली को समेटने के लिए जो पावर होगा वो उससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी जो रेज आएंगी वो फैली हुई आएंगी, और समेटना हमको यही है ठीक है ना। तो बात ये है, तो इस कारण से इसका पावर का बढ़ना जरूरी है, पावर बढ़ना जरूरी है, इस कारण से इसका मोटा होना जरूरी है, इसकी जो वक्रता है वो बढ़नी जरूरी है, इसकी जो फोकस दूरी है वो कम होनी जरूरी है। तो ये सब कुछ होता है कब, जब हम नियर विजन कर रहे होते हैं। इसका अपोजिट अगर अपन बात करें, जब हम फार विजन की बात करते हैं, फार विजन,
फार विजन मतलब अब हम 6 मीटर से दूर की चीज देख रहे हैं, तो फार विजन में क्या होगा, ये जो मसल्स होंगे ना, जो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब वो रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होंगे मतलब दूर जाएंगे, तो इसको भी देखो दूर जाएंगे। तो यहां पर सिलियरी मसल क्या होंगे, सिलियरी मसल क्या हुए, रिलैक्स हुए। जब सिलियरी मसल रिलैक्स हुए तो जो लिगामेंट थे, सस्पेंसरी लिगामेंट जो है, सस्पेंसरी लिगामेंट पे जो टेंशन थी वो टेंशन बढ़ गई भाई, क्योंकि अब इसको खींचा ना, दूर गए तो ये खींचे, सस्पेंसरी लिगामेंट पे टेंशन क्या हुई, बढ़ गई। और जो लेंस था, जो गोल था, वो अब फ्लैट हो गया, चपटा हो गया, खींचा ना, तो लेंस की जो मोटाई थी वो कम हो गई, क्योंकि लेंस कैसा हो गया, लेंस यहाँ चपटा हुआ, तो मतलब जो वक्रता थी, जो कर्वेचर था वो कम हुआ। इसका मतलब जो वक्रता त्रिज्या थी वो बढ़ गई, और फोकस दूरी भी क्या हो गई, फोकल लेंथ भी क्या हो गई, वो बढ़ गई। तो पावर या क्षमता जो थी लेंस की वो क्या हो गई, कम हो गई। अब यहाँ पे कम पावर से काम चलेगा, क्यों, क्योंकि फार विजन की बात कर रहे हैं, और फार विजन में हम बात किसकी कर रहे हैं, फार विजन की। और फार विजन में जो रेज आएंगी वो सीधी आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो ये तो अगर ज़्यादा पावर का होगा ना, तो इसको पहले ही कहीं समेट देगा, और पहले भी समेट दिया तब भी इमेज नहीं बनेगी। इमेज तो हमें कहाँ चाहिए, रेटिना पर। तो इसलिए अब इसकी पावर कम करेंगे ना, तब जाकर ये यहाँ समेटेगा इस पैरेलल रेज को, ठीक है। तो मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पर कि जो नॉर्मल, जब अपन नियर विजन की बात करते हैं, तो नियर विजन में जो सिलियरी मसल्स होते हैं उनका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लिगामेंट पर टेंशन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब पास आएंगे, तो ये लिगामेंट पर टेंशन कम हो गई, टेंशन कम हो गई तो लेंस की जो कर्वेचर था, लेंस की जो थिकनेस थी वो बढ़ गई, फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, और मतलब पावर बढ़ गई। और पावर बढ़ाना जरूरी, क्योंकि पास से जो इमेज, पास में जो चीज़ रखी हुई है उसकी इमेज हमको रेटिना पर बनानी है, तो जो रेज आएंगी वो फैली हुई सी आएंगी। बात समझ में आई। अब दूसरी बात, जब हम फार विजन कर रहे हैं तो आसान है, सिलियरी मसल रिलैक्स हुए, दूर गए, तो यहाँ लिगामेंट पे टेंशन बढ़ गई और लेंस खिंचा तो फ्लैट हो गया। फ्लैट करना जरूरी, क्योंकि फ्लैट क्यों करना है इसको, क्योंकि यहाँ पर पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जो रेज हैं वो पैरेलल ही आ रही हैं, कम पावर के साथ भी ये रेटिना पर फोकस हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई चीज़, कोई वस्तु कहीं भी रखी हो, उसकी इमेज हम रेटिना पर बना लेते हैं, क्योंकि लेंस और सिलियरी मसल जो होते हैं, मतलब सिलियरी मसल लेंस की वक्रता को, लेंस के कर्वेचर को, लेंस के पावर को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो इस कारण से कोई भी चीज़ कहीं पर भी हो, उसकी इमेज कहाँ पर बना लेते हैं हम, उसकी इमेज हम रेटिना पर बना लेते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ आईज से रिलेटेड ग्लैंड्स की अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। देखिए इसमें एक तो लैक्रिमल ग्लैंड होती है, लैक्रिमल ग्रंथि होती है, आपको पता है, जो क्या बनाती है, टीयर्स बनाती है, आंसू बनाती है, ठीक है। दूसरी ग्लैंड ऑफ जीएस होती है, और तीसरी जो होती है वो मोल्स ग्लैंड होती है, ठीक है। ये बेसिकली जो होती है ना वो सेबेसियस ग्लैंड, टेल ग्रंथि, उनका रूपांतरण होती है, ठीक है। यहाँ पर एक तो लैक्रिमल ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली लैक्रिमल ग्लैंड जो कि टीयर से आंसू बना रही है उसका पूरा कनेक्शन किस तरीके से होता है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। ये सुंदर सी आंखें हो गई, हाँ हालांकि सुंदर नहीं बनी है, लेकिन मान लो कि आईज हैं ये, ठीक है, जैसी भी बनी है कोई बात नहीं। यहाँ पर ये लैक्रिमल ग्लैंड है, ये लैक्रिमल ग्लैंड का सीक्रेशन होता है, जो 6 से 12 डक्ट होती हैं, लैक्रिमल डक्ट होती हैं,
उनके थ्रू आईज में जाता है। ये है लेक्रीमल डक्ट। तो लेक्रीमल डक्ट जो आंसू बनाती है वो लेक्रीमल ग्लैंड जो आंसू बनाती है वो लेक्रीमल डक्ट के थ्रू कहाँ जाता है, आईज में जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये किसी पर्सन की, व्यक्ति की नाक हो गई। यहाँ पर एक सैक होता है जिसको हम कहते हैं लेक्रीमल सैक। यहां से जाती हैं 2 डक्ट जिसको हम कहते हैं सुपीरियर कैनालिक्यूली और दूसरा इंफीरियर कैनालिक्यूली। ये जो 2 डक्ट होती हैं जो आंसुओं की कुछ मात्रा होती है उनको कहाँ पर लेकर जाती है, नाक में लेकर जाती है। और फिर यहाँ से जुड़ी होती है एक और डक्ट, नेजो लेक्रीमल डक्ट, जिसके माध्यम से वो यहाँ निकल जाते हैं। नेजो लेक्रीमल डक्ट। और ये जो पूरा है इसको हम कहते हैं लेक्रीमल उपकरण या लेक्रीमल एपरेटस। ये जो पूरा हमने सिस्टम बनाया है ये सिस्टम क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, लेक्रीमल एपरेटस कहलाता है, लेक्रीमल उपकरण। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, लेक्रीमल डक्ट है, लेक्रीमल ग्लैंड है, लेक्रीमल डक्ट जो 6 से 12 होती हैं वो आंसुओं को आँख में लेकर आएगी। आँख से कुछ आंसू नाक में भी जाते रहते हैं। कैसे जाते हैं भाई, तो सुपीरियर कैनालिक्यूली, इंफीरियर कैनालिक्यूली हैं जो इसको लेक्रीमल सैक में ले जाती है और लेक्रीमल सैक से एक डक्ट निकलती है नेजो लेक्रीमल डक्ट जो इसको नाक में कुछ मात्रा इसकी धीरे धीरे आती रहती है, समझ में नहीं आता, बहुत कम मात्रा आती है। ठीक है, और आँख से आंसू एक्चुअली तब बहने लगते हैं जब वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जब वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और सुपीरियर कैनालिक्यूली और इंफीरियर कैनालिक्यूली के बस की बात नहीं होती कि उतनी अधिक मात्रा ये नाक में ले जा पाए। ठीक है, तो क्या होते हैं कि वो आंसू जो होते हैं वो आँख से बहने लगते हैं। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।